हेलो बच्चों, मैं आपका प्रवीण सर फिर आज आपके साथ अपने वादे के मुताबिक रोज़ शाम को आपसे 5 बजे भेंट होने की बात है और वो हो रही है। आज का टॉपिक हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। उसको चेंज करने का मकसद ये है कि बीएनएसएस लगातार चलाने की बात हुई थी, लेकिन जैसा कि आप सबको मैंने बोला हुआ है कि अभी हम लोग एक डेमो क्लास चला रहे हैं 10 से 15 तारीख तक में। मेरा ये प्लान है कि 14 तारीख तक एटलीस्ट हम डेमो चलाने के मूड में हैं। तो हर सब्जेक्ट के जो मेन मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, कम से कम 10-10 वीडियो आप लोगों को हम उसको बताते चले। और हमारा जो पूरा फोकस है वो यूपी एपीओ और बिहार एपीओ है। और ये सारे सब्जेक्ट जो इसमें आते हैं वे आपके जुडिशियल सर्विस में भी आएंगे, तो एक आपको आइडिया लगेगा कि पढ़ना कैसे है। ठीक है। उसी परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि एविडेंस के आप लोगों को 3 वीडियो अभी तक मिले हुए हैं, तो एविडेंस के 2-3 क्लासेस और करेंगे हम। बीएनएसएस की भी कई क्लासेस डेमो के तौर पे जाएंगी। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो बड़े ही इमोशनल कमेंट लग रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज़ मुझे सुनने में आई है, वैसे मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि शायद बिहार एपीओ में सिविल प्रोसीजर कोड भी आने वाला है। तो सिविल प्रोसीजर के मैंने 5 वीडियो आप लोगों को दिए हैं, 5 या 6 वीडियो दिए हैं। उससे बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर आप सिविल की क्लास चलाइए, सीपीसी की क्लास चलाइए। सारी क्लासेस चलेगी बच्चों, कुछ भी नहीं रुकेगा। लेकिन अभी चूंकि आप सब भी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों के पास ये मैसेज जाना अभी बाकी है कि अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आ चुके हैं, दृष्टि जुडिशरी, दृष्टि आईएएस के अलावा। तो इसीलिए उसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही है। आज का टॉपिक कन्फेशन क्यों चुना गया? कन्फेशन इसलिए चुना गया क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड भी थी, और ये एक छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत डिफरेंट डिफरेंट बनाए जाते हैं। इसमें हम लोग 5 या 6 पॉइंट्स पर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट होगा हम लोगों का, पहले हम जो समरी करते हैं आप लोगों को, हम वो समरी करते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट होगा, बच्चों से आवाज़ पूछ लीजिएगा एक बार, ठीक है। पहला पॉइंट जो होगा वो कन्फेशन की डेफिनेशन होगी। तो कन्फेशन की तो कोई डेफिनेशन है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कन्फेशन की डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे। कन्फेशन को हिंदी में संस्वीकृति कहते हैं। कन्फेशन एक स्टेटमेंट है। एडमिशन और कन्फेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर हम लोग आएंगे काइंड ऑफ कन्फेशन पे आएंगे। काइंड ऑफ कन्फेशन में जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल की चर्चा करेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट ऑफ कन्फेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और बच्चों में इस टॉपिक को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है, जबकि बात जैसी कुछ है ही नहीं। ठीक है, और वो आपको बाद में समझ में भी आएगा कि ऐसा कुछ भी टेक्निकल इसमें नहीं था। तो वो जो है वो आपका है पार्ट ऑफ कन्फेशन में इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी, दोषिता साबित करने वाले और निर्दोषिता निर्दोषिता साबित करने वाले जो कथन है उनको किस तरह से लिया जाना चाहिए। उसके संबंध में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, और 2025 में नवंबर में भी एक केस आया हुआ है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर आगे और बढ़ेंगे हम लोग, तो इस पर आ जाएंगे, और वो मामला होगा आर्टिकल 20 आर्टिकल 14 के साथ कन्फेशन का जो रिलेशन है। खास तौर से सेक्शन 23 की हम लोग बात करेंगे, जो पिछले अधिनियम में 1872 वाले साक्ष्य अधिनियम में धारा 27 की चर्चा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और शायद ही किसी स्टेट में मेंस में ये हर साल ना पूछा जाता हो। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो 5 नंबर में पूछ लें, चाहे वो 20 नंबर में पूछ लें, चाहे बिहार जैसे स्टेट में 25 नंबर में पूछ लें, क्योंकि बिहार पीसीएसजे में 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एक एक। ठीक। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, वो रिट्रैक्ट कन्फेशन के बारे में होगा, कि कन्फेशन करने के बाद अपनी बात से मुकर जाना, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक होगा हम लोगों का, वो लास्ट आज का टॉपिक है, नहीं एक और टॉपिक होगा, वो है कन्फेशन बाय को एक्यूज्ड। अगर को एक्यूज्ड कन्फेशन कर रहा है तो दूसरे जो सह अभियुक्त है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक टॉपिक होगा। और जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा एविडेंसरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन का साक्षिक मूल्य क्या है, इसके बारे में चर्चा होगी।
तो शुरुआत करते हैं कन्फेशन की डेफिनेशन से। क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग से मैं ये कहूँगा कि आप लोग क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में आएगा वो आप लगातार पूछिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे उतने नए फैक्ट्स भी निकल निकल के आते रहते हैं। ठीक है, तो कन्फेशन की क्या परिभाषा है? कन्फेशन को हिंदी में संस्वीकृति कहते हैं, जिसका सामान्य सा अर्थ होता है एडमिशन ऑफ गिल्टी, प्लीड ऑफ गिल्टी, अपराध को स्वीकार कर लेना। एक धर्म है ईसाई धर्म, आप सब जान रहे हैं। ईसाई धर्म में भी जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो एक कन्फेशन रूम बना होता है चर्च में, जहाँ पर जाकर आदमी अपने गॉड के सामने ये स्वीकार करता है कि उसने गलती की। लेकिन वो नैतिक मूल्यों की बात है, हम लोग विधिक मूल्यों की बात करने जा रहे हैं। तो कन्फेशन की परिभाषा क्या होगी? कन्फेशन की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण यह है कि कन्फेशन इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ एडमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लीडिंग गिल्टी। कन्फेशन कुछ और नहीं है, संस्वीकृति कुछ और नहीं है, वह स्वीकृति का एक भाग है जो यह बताता है कि अपराध किया गया। अपराध को करना, स्वीकार करना, एडमिट करना कि मैंने कोई अपराध किया है, यही कन्फेशन है। इसके अलावा कन्फेशन कुछ नहीं है। अब मैंने कहा कि इट इज अ पार्ट ऑफ एडमिशन, ये स्वीकृति का भाग है। तो एडमिशन की डेफिनेशन आपके एग्जाम में आपके बेयर में दी हुई है। तो पुराने अधिनियम का धारा 17 और नए अधिनियम के धारा 15 में एडमिशन की डेफिनेशन दी गई है। तो वो डेफिनेशन क्या है आप सब बेयर खोल के देख सकते हैं। हम आपको सिंपल शब्दों में समझाना चाहते हैं। किसी भी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के संदर्भ में कोई अनुमान इंगित करना स्वीकृति है। अब बात को समझिएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फैक्ट इन इशू आर अ रिलेवेंट फैक्ट, कोई सजेशन डिग्निफाई करना, कोई सजेशंस को बताना, एक अनुमान, एक क्रिएशन, एक हाइपोथेसिस डेवलप करना कि ये बात है। अब जैसे मैं अगर ये कहता हूं कि मैं इस संपत्ति में किराएदार हूं और मेरे ऊपर ये एलिगेशन है कि मैंने इस प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जा बनाया हुआ है। अब उस केस में अगर मैंने ये कह दिया कि अवैध कब्जा तो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन मैं इस पे किराएदार हूं, तो अगर मैं किराएदार हूं दैट्स मीन कि आई एम नॉट अ ओनर। ये मेरा एडमिशन हो गया। तो विवाद का जो विषय है उस संदर्भ में एक अनुमान, एक सजेशन क्रिएट कर रहा है, एक हाइपोथेसिस डेवलप हो रही है, एक अभिकल्पना डेवलप हो रही है, एक प्रिजम्पशन बन रहा है, उपधारणा हो रही है कि मैं जो कह रहा हूं वो बात है, और अब मैं उस बात से मुकर नहीं सकता। इसीलिए सिविल मामलों में स्वीकृति शब्द सिविल मामलों में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए सिविल मामलों में बच्चों कहा जाता है कि जो प्लीडिंग है, प्लेंट या WS जिसको कहते हैं, वादी वाद पत्र यानी प्लेंट, और प्रतिवादी जवाबदेही देता है रिटन स्टेटमेंट WS से, वो एडमिशन है, उससे आप मुकर नहीं सकते। वो स्टॉपली आपको बाउंड कर देता है, विबंध कारित करता है। विबंध कारित करने का मतलब कि यदि आपने कोई बात कही है और उससे किसी व्यक्ति के लीगल स्टेटस में चेंजेस आ गए हैं या कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हो गया है, देन यू कैन नॉट डाइवर्ट फ्रॉम योर ओन स्टेटमेंट। आप अपने कथन से मुकर नहीं सकते यदि आपके कथन के कारण कोई विधिक परिणाम उत्पन्न हो गया है। एक और उदाहरण दे देते हैं। पहले स्वीकृति बताना जरूरी है, इसीलिए संस्वीकृति तक आएंगे। एक और उदाहरण दे देते हैं। मैंने कहा ये प्रॉपर्टी मेरी है, जबकि इन रियलिटी, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, इन रियलिटी ये प्रॉपर्टी तो मेरे फादर की है। जब तक फादर जीवित हैं तब तक ये प्रॉपर्टी उन्हीं की है, लेकिन मेरा पोजीशन दिखाई दे रहा है लोगों को। तो अब
मैंने किसी के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है और ये प्रॉपर्टी मैं तुमको देना चाहता हूं, और उस व्यक्ति से फ्रॉडुलेंटली हमने कुछ पैसा ले लिया, फ्रॉडुलेंटली हमने कुछ उससे बेनिफिट्स उठा लिए। अब इन फ्यूचर वास्तव में ये प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई, अब यदि वो व्यक्ति मांगेगा तो मैं स्टॉपली बाउंड हो गया हूं, मैं विबंध से बाध्य हूं, मुझे वो चीज वापस करनी पड़ेगी। जब आप जाएंगे स्टॉपल पढ़ेंगे अपने क्या बोलते हैं उसमें, एविडेंस एक्ट, पुराने वाले में 115 में और नए वाले में मेरे हिसाब से शायद 121 या 22 है, आप देख लीजिएगा। वहां जब आप जाएंगे तो उसका जो इलस्ट्रेशन है वो वही है जो मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिया हूं। और वो इलस्ट्रेशन असल में है क्या? वो इलस्ट्रेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 43 है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 43 और स्टॉपेल, पुराने अधिनियम का 115 में बोल रहा हूं, स्टॉपेल का जो वो दिया हुआ है इलस्ट्रेशन, वो दोनों एक बात है। और जब आप टीपीए का 43 पढ़ते हैं तो आप वहां पे क्या पढ़ते हैं? पीडिंग दी ग्रांट बाई स्टॉपेल, यानी स्टॉपेल के कारण आप किसी चीज के लिए बाध्य हो जा रहे हैं, वहां पर सेम चीज है। खैर, तो स्वीकृतियां क्या हैं, फिर से चले आते हैं। स्वीकृतियां ये है कि यदि आपने कोई कथन किया हुआ है लिखित या मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, तो अब आप उस कथन से मुकर नहीं सकते, विबंध से बाध्य हो जाता है। लेकिन वो निश्चयात्मक नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाता, लेकिन आप बाध्य होते हैं। यही चीज जब क्रिमिनल में हो जाती है, यही बात जब क्राइम में डिस्कस की जाती है, और जैसा कि भुभानी साहू वर्सेस स्टेट में ये बात बोली भी गई है, भुभानी साहू के केस में इस बात को साफ साफ बोला भी गया है बच्चों कि स्वीकृतियां सिविल संदर्भ में हैं, सिविल मामलों में देखी जाती हैं, और जब उन्हीं तथ्यों को क्रिमिनल मैटर में देखा जाता है, यानी क्राइम में जब हम किसी अपराध की स्वीकृति करते हैं, जब हम किसी अपराध की स्वीकृति करते हैं तो वो क्या बन जाता है? उसको हम कन्फेशन कहते हैं। तो कन्फेशन क्या है? कन्फेशन अपराध के संदर्भ में अनुमान इंगित करता है। इसको मैं लिख देता हूं, सन स्वीकृति किसी अपराध के संदर्भ में अनुमान इंगित करता है कि अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वीकृति संस्वीकृति है। Admission of a crime, plead the guilt, is a confession. Confession is nothing but admission of the crime by the accused person, by the maker. Maker, who is a maker here? An accused person. अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वीकृति को कन्फेशन कहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण केस भी इस संदर्भ में आपको जानना होगा, और वह केस पकला नारायण स्वामी का केस है। पकला नारायण स्वामी, पकला नारायण स्वामी आप लोगों ने देखा या सुना होगा, डाइंग डिक्लेरेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, मृत्युकालीन कथन का केस है।
लेकिन पकला नारायण स्वामी के केस में लॉर्ड एटकिन ने कन्फेशन की बहुत प्यारी परिभाषा दी है, और उस परिभाषा को मैं बार बार इस क्लास में डिस्कस करूंगा। क्या कहा लॉर्ड एटकिन ने? लॉर्ड एटकिन ने कहा है, एनी क्वेश्चन, समवन आस्किंग एनीथिंग? नो, ओके। लॉर्ड एटकिन ने कहा है कि संस्वीकृति अपराध की स्वीकृति है। संस्वीकृति या तो आइदर इट इज एडमिशन ऑफ गिल्ट, या तो अपराध की स्वीकृति है, या ध्यान दीजिएगा अगली लाइन पर क्यों इंपॉर्टेंट है, बार बार चर्चा होगी, या कम से कम वह कथन इतना जरूर इंगित करता है कि अपराध किया गया, या कम से कम वो स्टेटमेंट, दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट बाय द एक्यूज्ड डिनोट दैट देयर सम क्राइम कॉन्स्टिट्यूटेड, अपराध गठित हुआ है। अभियुक्त का यह कथन कि उसने अपराध किया संस्वीकृति है, या कम से कम इतना स्पष्ट कर देता है वह कथन कि अपराध किया गया है। अब ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो रही है, थोड़ा सा समझा के फिर बाद में भी चर्चा करेंगे। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रही है कि अब वो स्टेटमेंट कन्फेशन से तो मुकर भी जा रहे हैं, पुलिस के सामने मान्य भी नहीं है, या अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है तो भी बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन अगर अभियुक्त का वो कथन इतना साबित कर दे रहा है कि अपराध किया गया और अभियुक्त ने उसमें कोई अपना रोल दिया हुआ है, तो अभियुक्त का वह कथन कन्फेशन मान लिया जाएगा। ये अभी जब हम लोग पुल्लू कोरी कोटैया में आएंगे तो इस पे और चर्चा करेंगे। तो पकला नारायण स्वामी में लॉर्ड एटकिन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि कौन थे पकला नारायण स्वामी में, तो लॉर्ड एटकिन थे। लॉर्ड एटकिन, लॉर्ड बोवन, ये लोग जो है ना, या ब्लैकबर्न, कभी इन लोगों की बुक आपको मिले या इन लोगों का कोई भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टेटमेंट मिले ना, पढ़िए, बड़ा मजा आता है। मतलब ये सब गजब के विद्वान लोग थे, मजा आ जाएगा आपको। खैर अभी उस मजा पे आप मत जाइए, अभी इस मजा में रहिए। तो एक बात तो ये हो गई, कन्फेशन क्या है, एक बात हो गई। दूसरी बात, स्टेटमेंट इज अ जीनस स्टेटमेंट होने, कथन जो है वो जीनस है, एडमिशन स्पेसीज है, एडमिशन उसका स्पेसीज है, और कन्फेशन उसका सब स्पेसीज है, क्योंकि एडमिशन क्या, कन्फेशन क्या है, एडमिशन ही है अपराध का। इसलिए जब आपके एग्जाम में इस तरह से पूछे स्टेटमेंट, तो आप जीनस पे टिक लगाओगे, एडमिशन तो स्पेसीज, और कन्फेशन पे सब स्पेसीज। मान लो आपके एग्जाम में ये वाली लाइन ही नहीं है, अब आप क्या करोगे? तब आप इसको जीनस और इसको स्पेसीज कहोगे, जीनस और स्पेसीज, तब आप ये कहोगे। एग्जाम में आता भी है, और आप चाहो जब आप मेंस में कभी लिखोगे तो आप इस बात को लिख देना कि कन्फेशन इज अ स्पेसीज एंड द एडमिशन इज अ जीनस। ठीक, ये हो गया। इस टॉपिक के बाद अब बात आती है काइंड्स ऑफ कन्फेशन। बड़ा महत्वपूर्ण एक मामला, और उस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी और उसके पूर्व प्रिवी काउंसिल ने भी काफी चर्चा की, और वो मामला था आपका साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, 1966 का। इसमें एक आदमी रहता है, वो बड़बड़ा रहा है अपने झोपड़े के बाहर आकर कि आई फिनिश्ड हर एंड आई फिनिश्ड डेली क्वेरल, मैंने उसे खत्म कर दिया और रोज रोज का झगड़ा भी। इसको कन्फेशन माना गया। अब ये ना तो पुलिस के सामने था ना मैजिस्ट्रेट के सामने था। अच्छा, पुलिस के सामने भी है तो वो मान्य नहीं होता, आप जानते हैं, लेकिन मैजिस्ट्रेट के सामने होता तो उसको हम क्या बोलते, जुडिशियल बोलते। लेकिन अगर वो किसी अन्य व्यक्ति के सामने है या पुलिस के सामने है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको नॉन जुडिशियल कहेंगे। नॉन जुडिशियल यानी कि जिसमें धारा 164 सीआरपीसी
बीएनएसएस का 183 जिसको हम कहते हैं के अधीन किसी मैजिस्ट्रेट के सामने जब कन्फेशन वॉलंटरली किया जाता है, फ्री विल से किया जाता है, तो उस कन्फेशन को हम कहते हैं जुडिशियल कन्फेशन, और उसकी बहुत एविडेंशियल वैल्यू आगे हम लोग आएंगे, संकरिया का केस पढ़ेंगे आगे, उस समय बताएंगे, तो उसका बहुत वैल्यू है। लेकिन साहू के केस में यही बात बोला गया कि कोई कन्फेशन नॉन जुडिशियल है, न्यायिकेतर है, यानी कि न्यायालय के बाहर किया गया है, तो मात्र इसलिए वो अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं है। यदि उसके कथन से यह बात स्पष्ट होती है कि अपराध उसने किया और अन्य संपोषक साक्ष्यों, अदर कोरोबोरेटिव एविडेंसेस से उसकी वो बात साबित हो रही है। अभी साहू जो बाहर आके बड़बड़ा रहे थे कि मैंने उसे और रोज रोज का झगड़ा खत्म कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे थे, कन्फेशन ही कर रहे थे, और इस आधार पर इनको सजा हुई, कोरोबोरेटिव एविडेंसेस भी आए, लेकिन इस आधार इसको कन्फेशन माना गया। तो एक बात तो आप ये जान गए कि दो प्रकार के होते हैं, इसमें और कोई केस डालने की जरूरत नहीं है, साहू का केस लेकिन आप मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, साहू और भुवानी साहू, भुवानी साहू वर्सेस एम्परर है और ये साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं भी पहले होता था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पार्ट ऑफ कन्फेशन। पार्ट ऑफ कन्फेशन, इसको लिखने की क्या जरूरत थी, जबकि असल में ये पार्ट ऑफ कन्फेशन नहीं है, इसको आप बोलेंगे मिक्स्ड कन्फेशन। पार्ट ऑफ को आप काट सकते हैं, लेकिन हमने लिखा इसलिए ताकि आपको समझ में आए बात। मिक्स्ड कन्फेशन यानी मिश्रित संस्वीकृति। मिश्रित क्या है, मिश्रित यह है कि किसी कथन का एक भाग अपराध में फंसाने वाला है और दूसरा भाग अपराध से बचाने वाला है, दो पार्ट में है वो कथन। बैटरी आवाज नहीं जा रही है क्या? कोई बच्चा कह रहा है क्या आवाज नहीं आ रही है? अच्छा अच्छा, लाइए 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 बच्चों, बस 1 मिनट, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, मैं बैटरी लगा के फिर आप लोगों से बात करता हूं। ये भी बैटरी बहुत मजबूत नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है? स्टार्ट हुआ? हेलो, हाँ ठीक। ये ध्यान दीजिएगा कि आवाज़ बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि 1 तारीख का पूरा मामला फिर से मुझे दोबारा करना पड़ा, इसीलिए क्योंकि बच्चों तक बहुत साफ आवाज़ नहीं जा रही थी या बहुत धीमे जा रही थी। तो खैर, फिर गड़बड़ होगा तो फिर बैटरी बदल देंगे, डोंट वरी। हाँ, तो जैसे कोई कथन है जिसमें मैंने ये कहा कि मेरी एक्स से लड़ाई हो गई और मैंने एक्स को धक्का मारा, लेकिन वो गिर के पत्थर से टकराने की वजह से मरा है, मैंने उसको जानबूझ के नहीं मारा। अब इसमें देखिए दो बातें आ रही हैं। पार्ट 1 इनकल्पेटरी है कि हां मेरी एक्स से लड़ाई हुई और मैंने धक्का मारा। पार्ट 2 इसी कथन का यह बताता है कि मैंने अपराध नहीं किया। किसको लिया जाए, किसको एक्सेप्ट किया जाए? अब कोई भी मैजिस्ट्रेट बायस्ड होकर ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपराध में फंसाने वाले तथ्यों को एक्सेप्ट कर ले और जो नहीं फंसाने वाले यानी निर्दोषिता साबित करने वाले स्टेटमेंट हैं उसको छोड़ दे। यही बात सबसे पहले जो चर्चा की गई वो केस था 1930 का एम्परर वर्सेस बाल मुकुंदा। एम्परर वर्सेस बाल मुकुंद का केस इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी आप अभी कल्पना नहीं कर सकते। अगर इस केस में यह बात प्रिवी काउंसिल ने डिसाइड नहीं की होती तो शायद कहानी कुछ और होती। अगर प्रिवी काउंसिल ने यह कह दिया होता कि ठीक है इनकल्पेटरी को ले लो, भले इसको छोड़ दो,
तो हर मामले में लोग दंडित ही होते, कन्विक्शन ही होता। लेकिन एम्परर वर्सेस बाल मुकुंदा के केस में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं किया जा सकता कि किसी एक भाग जो दोषिता साबित करने वाले हैं उसको ले लिया जाए और निर्दोषिता साबित करने वाले भाग को छोड़ दिया जाए। यह बिल्कुल अनुचित होगा, अन्यायपूर्ण होगा। इसलिए जब भी न्यायालयों को ऐसा मिक्स्ड कन्फेशन मिले तब न्यायालयों को एज होल इसको लेना होगा। कोर्ट मस्ट बी टेक दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट एज होल, पूरा का पूरा लेना होगा। पूरा लेने का क्या मतलब है? फिर कोर्ट निर्णय पे कैसे जाएगी जब वो इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी दोनों को ले रही है? दोनों भागों को लेने का अर्थ यह है कि जहां पर कोरोबोरेटिव एविडेंसेस मिले, उस भाग के आधार पर उससे जोड़ते हुए दो सिद्धि की जा सकती है। लेकिन अगर कोरोबोरेटिव एविडेंसेस का पल्ला कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, जैसे तराजू होता है, अगर इसकी ओर ज्यादा जा रहा है तो निश्चित रूप से दोष मुक्ति होना चाहिए। क्या आवाज नहीं आ रही है? फिर बैटरी जा रही है? बैटरी पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसका मतलब। बाल मुकुंदा के केस में यह बात कही गई। अब मैं थोड़ा थोड़ा फैक्ट को भी सोचता हूं कि आप लोगों को मैं बताता चलूं। 2-2 मिनट का, आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है? बस 1 मिनट। गायब बैटरी। हम खुद कंफ्यूज हो गए कौन सा हटाए थे कौन सा लगाए थे। ऐसे तो हो चुका। चलिए, बाल मुकुंदा के केस में जितनी बात मैंने बताई उतना ध्यान रखिए। अब आप पलविंदर कौर में आ जाइए। पलविंदर कौर के केस में क्या हुआ? पलविंदर कौर के केस में, आवाज आ रही है? हुआ ये कि एक महिला है, उसके ऊपर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया गया है। और हुआ क्या कि जब उसका ट्रायल चलता है तो वो ये कहती है कि मैंने अपने पति को मारा नहीं, मेरा पति जो था वो फोटो साफ करने के लिए कई केमिकल घर पे ले आता था जो बहुत ही जहरीले होते थे, और एक बार मैंने गलती से उसके केमिकल की जगह उसकी दवा रख दी और वो दवा पी के मर गया। मरने के बाद मैं भयभीत हो गई और मैंने अपने सहयोगी के माध्यम से उसको एक बोरे में भरकर एक कुएं में पत्थर के साथ फेंक दिया। और उसके कारण हुआ क्या कि 2 महीने तक उसका पति उसी कुएं में उसका शव पड़ा रहा और इतना डिकम्पोज्ड हो गया था कि चिकित्सीय जांच नहीं हो सकती थी, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो सकता था कि असल में ये मरा कैसे। अब लोअर कोर्ट ने क्या किया? लोअर कोर्ट ने पलविंदर कौर को सजा सुना दी इस आधार पर कि पलविंदर कौर ने कहा कि जहर की शीशी मतलब मैंने ही रखी। लेकिन जो एक्सकल्पेटरी पार्ट था उसको नहीं लिया गया। न्यायालय ने कहा कि हम कभी ऐसा, उच्चतम न्यायालय तक मामला गया और उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि हम ये नहीं कर सकते कि जो भाग दोषिता में फंसाने वाले हैं सिर्फ उसको ग्रहण किया जाए, निर्दोषिता वाले भाग को छोड़ दिया जाए। न्यायालय ने बाल मुकुंद का उदाहरण लिया और बाल मुकुंद के आधार पर पलविंदर कौर के जजमेंट में इस महिला को दोष मुक्त किया, इसका कन्विक्शन किया गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण केस आता है आर वर्सेस स्टोरे का। हिंदी में स्टोरी बोल देते हैं।
आर वर्सेस स्टोरी के केस में भी जब आप जाएंगे वहां पर भी कमोबेश यही बात कही गई, लेकिन आर वर्सेस स्टोरी का जो फैक्ट था इसमें यह था कि एक लड़की का एक अन्य व्यक्ति के साथ ट्रायल चल रहा था कि उसके पास एक बहुत डेंजरस मेडिसिन थी जो उस स्थान से बरामद की गई जहां से वो रह रही थी, और उस लड़की का ये कहना कि वो मेडिसिन जो था वो उसका नहीं था क्योंकि वो लड़की किसी दूसरे व्यक्ति के फ्लैट में रहती थी और उस व्यक्ति का ये था। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ये केवल एक एक्सप्लेनेशन है, केवल ये एक्सप्लेनेशन है, इट इज अ मेयर एक्सप्लेनेशन दैट कि वो मेडिसिन उसकी नहीं थी। मेडिसिन उसकी नहीं थी के आधार पर न तो ये तय हो रहा है कि उसने जहर दिया और न ये तय हो रहा है कि उसने जहर नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर किसी व्यक्ति को हम दोषी सिद्ध नहीं कर सकते जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाए कि वास्तव में अपराध उसने किया और इनकल्पेटरी पार्ट को कोरोबोरेटिव एविडेंस के साथ न जोड़ लिया जाए। गणेशु नांगलिया का भी एक केस आता है स्टेट ऑफ बिहार का, यह भी केस आप लोगों के समक्ष में लाने का प्रयास करूंगा। इस केस में भी होता यह है कि न्यायालय के समक्ष इस तरह का कथन अभियुक्त के द्वारा किया जाता है कि न्यायालय इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाती है कि वास्तव में इनकल्पेटरी पार्ट को लिया जाए या एक्सकल्पेटरी को। तब इस अवस्था में उच्चतम न्यायालय एक निर्णय देता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स को छोड़ देने में ही भलाई है। यदि कोई स्टेटमेंट इस तरह का है, यदि कोई स्टेटमेंट इस तरह का है जहां पर यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वास्तव में उसने अपराध किया या उसने अपराध नहीं किया, और पर्याप्त रूप से मेयर दिस स्टेटमेंट, पर्याप्त रूप से केवल और केवल उसका स्टेटमेंट यानी अभियुक्त का स्टेटमेंट को साबित करने के लिए कोरोबोरेटिव एविडेंसेस नहीं है, संपोषक साक्ष्य नहीं है और साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त के कथन को साबित करने के लिए, अभियुक्त के कथन केवल को साबित करने के लिए कोई अगर कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे कथनों को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण केस आता है बच्चों, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये सारे केस आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, सारे केस पूछे हुए हैं, इसको छोड़कर, क्योंकि ये 17 अक्टूबर 2025 का जजमेंट है, इसमें नवंबर लिखा हुआ है वो एक अलग बात है। जतिन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2025, ये हो सकता है कि भविष्य में एग्जाम में आ जाए। तो निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक जजमेंट बड़ा बेहतरीन आता है। निशिकांत झा के मामले में होता क्या है कि इस व्यक्ति के ऊपर ट्रायल चलता है कि इसने अपने मित्र की हत्या कर दी। हुआ ये कि ये जनाब जब पकड़े गए ग्रामीणों के द्वारा, विलेजर्स ने इनको देखा कि ये एक जगह पोखरे के पास बैठ के खून से सना हुआ कपड़ा धो रहे थे, इनको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने पहली बार में ये बात कहा कि मैं और मेरा फ्रेंड एक गाड़ी से आ रहे थे, यात्रा कर रहे थे, ट्रेन से यात्रा करते हुए आ रहे थे, और वहाँ पे हुआ क्या कि दो लोगों की लड़ाई हो गई, और दो लोगों की लड़ाई में मैं बीच बचाव करने चला गया, और बीच बचाव करने के कारण मुझे कुछ चोटें आ गईं, इस वजह से ये ब्लड है। फिर एक नया स्टेटमेंट आता है इनका, रिट्रैक्ट स्टेटमेंट, अपनी बात से मुकरते हुए दूसरी बात भी, दूसरी कहानी, ये दूसरी स्टोरी बना रहे हैं। इन्होंने दूसरी स्टोरी ये कही कि मैं आ रहा था और उसी समय कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया, मुझे लूटने का प्रयास किया, और लूटने के दौरान मुझे चोट आ गई, इसलिए उस चीज का ये खून है। ये दोनों स्टेटमेंट कहीं से भी, अब देखिए वो क्या रहा है, समझिएगा बात को। इन केसेस को आप अगर ले लें तो कम से कम इन केसेस में एक स्टेटमेंट है जिसका एक भाग इनकल्पेटरी है और दूसरा भाग एक्सकल्पेटरी है। न्यायालय को एज होल लेना है, पूरा लेना है, एज होल। लेकिन निशिकांत झा के केस में इनका एक स्टेटमेंट नहीं है,
इनका हर स्टेटमेंट इनको बचाने वाला है, फंसाने वाला कोई स्टेटमेंट ही नहीं है इनका। तो न्यायालय ने कहा कि यहां पर मुद्दा केवल इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी पार्ट का नहीं है। और मैं भी पढ़ाते समय इस बात को बताता हूं कि क्यों इस केस को किताब में भी लिखा गया अवतार सिंह के द्वारा। कम से कम इस टॉपिक पे लिखने की जरूरत इसलिए नहीं थी, समझिएगा मेरी बात को, कि आखिर इनका स्टेटमेंट जो है वो इनकल्पेटरी या एक्सकल्पेटरी की श्रेणी में आता कहां है। ये तो अपराध को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। कहीं से भी इन्होंने ये नहीं कहा कि दोस्त के साथ हाथापाई हुई और गलती से दोस्त को लग गया, ये तो इन्होंने कहा ही नहीं। ये तो सदैव अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। न्यायालय ने झूठ मूठ की एक चर्चा की और न्यायालय ने चर्चा करते हुए कहा कि इनकल्पेटरी पार्ट की मैंने अपने दोस्त को नहीं मारा, इसको हम स्वीकार नहीं करते, हम एक्सकल्पेटरी को स्वीकार करेंगे। तो क्या न्यायालय ने इस ऊपर के जजमेंट्स को डिनाई कर दिया? नहीं। न्यायालय ने बहुत समझदारी की बात कही। न्यायालय ने समझदारी की बात यह कही कि हम बाल मुकुंद, हनुमंत, एक हनुमंत का भी केस है, हनुमंत या पलविंदर कौर को उलट नहीं रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू ओवर रूल दी बाल मुकुंदा हनुमंता और पलविंदर कौर जजमेंट। हम इसको बदल नहीं रहे हैं। हम केवल इतना कह रहे हैं कि यदि कोई स्टेटमेंट ऐसा है जो रिट्रैक्ट कर रहा है और सिर्फ अपने बचाने की बात कर रहा है, तब हमको वहां पर यह स्क्रूटनी करनी होगी, तब हमको यह विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि जो स्टेटमेंट वो दे रहा है क्या वो स्टेटमेंट अदर कोरोबोरेटिव एविडेंसेस से स्टैब्लिश होता है या नहीं। इस केस में जो मैं समझाता हूं वो ये है कि इस केस में तो वो लगातार अपने स्टेटमेंट को बदल रहा है, और जहां कोई व्यक्ति लगातार अपने स्टेटमेंट को बदल रहा हो वहां एक्सकल्पेटरी की चर्चा करना भी बेवकूफी है। एक्सकल्पेटरी की चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो बचाने वाली कोई बात ही नहीं है। वो तो लगातार केवल और केवल बचाने की बात कर रहा है, और सिर्फ एक बात नहीं, कई बात कर रहा है। इसका मतलब हर स्थिति में वो अपराध किया है अगर इनकल्पेटरी पार्ट के साथ कोरोबोरेटिव एविडेंसेस जुड़ जाते हैं। फिर एक बार एक लाइन में सरल तरीके से, क्योंकि हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अगर आपका कोई मिक्स्ड स्टेटमेंट होता तब तो हम कहते कि चलो भाई एक्सकल्पेटरी लेना है कि इनकल्पेटरी लेना है, जिधर पलड़ा भारी हो जाएगा उधर ले लेंगे, यानी जिसके ज्यादा कोरोबोरेटिव एविडेंसेस होंगे, जो बात ज्यादा साबित होगी उसको ले लेंगे। लेकिन वहां पर चर्चा ही हम क्यों करें एक्सकल्पेटरी की, बचाने वाली बात कर रहा है। बचाने वाली एक बात करो ना, 10 बात कर रहे हो पलट पलट के, तो ये तो एकदम स्पष्ट है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और जहां पे एकदम स्पष्ट है कि तुम झूठ बोल रहे हो वहां पर तो हम ये देखेंगे ही नहीं कि तुम्हारे कथन की वैल्यू क्या है। वहां पर हम हमेशा इनकल्पेटरी को लेके चलेंगे और कोरोबोरेटिव एविडेंसेस से प्रूफ करेंगे। इसीलिए न्यायालय को कहना पड़ा कि हम ऊपर के निर्णयों को बदल नहीं रहे हैं। ये लाइन बोली गई है उसमें, यू आर नॉट गोइंग टू ओवर रूल दी जजमेंट ऑफ बाल मुकुंदा हनुमंता एंड पलविंदर। क्यों? क्योंकि आप अपने स्टेटमेंट से मुकर रहे हैं। जतिन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2025 का जजमेंट 17 अक्टूबर 2025 से, मेरे विचार से आप लोग देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सेम बातें हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपको ये है कि आप इस बात को समझें। और लास्ट में, और वर्तमान में एक महत्वपूर्ण वाद में भी उपरोक्त के आधार पर न्यायालय ने निर्णय दिया, बात खत्म। दैट्स ऑल। तो उम्मीद करता हूं कि इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी समझ में आया होगा। नेक्स्ट, कमेंट दिखाइए तब तक देखें। हाँ, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, अरे भाई, आर्टिकल 20 क्लॉज
3 आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड, कॉन्स्टिट्यूशन था ये, क्या लिख दिए भाई, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कन्फेशन विद द लाइट ऑफ आर्टिकल 23, सेक्शन 23। क्या है स्टेटमेंट? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर लाइव। तो सब बहुत आँख खराब हो गई है ना, दिखता कम है। अरे यार सर, ये बट आयर खिलाने समझ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं हम, इतना छोटा है। अच्छा, यू आर ब्रिलियंट एजुकेटर। अरे नहीं यार, ब्रिलियंट ब्रिलियंट कोई नहीं है। तुमको अगर बात समझ में आ गई, इसका मतलब देखो क्या है कि यू आर ब्रिलियंट। देखिए, मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि आप किसी संत महात्मा रियल वाले, वो आजकल वाले दुष्ट टाइप वाले नहीं, जैसे प्रेमानंद जी थोड़ा ठीक ठाक लग रहे हैं, अच्छे लगते हैं, या आप भूत में जो बड़े महान संत लोग या दार्शनिक लोग रहे, जैसे मैं बहुत पसंद करता हूँ 2-3 दार्शनिकों को, कृष्णमूर्ति जी, आचार्य रजनीश। अगर इनकी बात आपको समझ में आ रही है तो बड़ी बात ये नहीं है कि ये बात वो कह रहे हैं, बड़ी बात ये है कि आपके अंदर भी वो विचार हैं और आपके अंदर भी वो तर्कशीलता है, इसलिए आप समझ रहे हैं। बड़ी बात यह ही नहीं कि उन्होंने कह दिया, बड़ी बात यह है कि आपके अंदर वो तर्कशीलता है, आपके अंदर वो विचार हैं, सुसुप्तावस्था में पड़े हुए हैं और उसको किसी ने जगा दिया। तो बस यही है, बाकी कोई ऐसा ब्रिलियंट कोई नहीं होता। स्टूडेंट टाइम में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? कभी पढ़े ही नहीं गुरु। यही कारण है कि दिमाग में कचरा और गोबर एक साथ नहीं भराया, कभी नहीं। मेरे लिए, मैं अपने लिए एक शब्द कहता हूं, मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने जीवन में एक पेज का नोट्स नहीं बनाया, बिना नोट्स के मैं 3-3 मेंस लिखाया, इंटरव्यू दे आया। एलएलबी के पहले तक मैं वज्र आवारा हुआ करता था, एलएलबी में मैं आवारा के साथ दुष्ट भी हो गया था। तो पढ़ाई वढ़ाई कभी नहीं की। अब पढ़ाई कोई करने वाली चीज है, स्टडी इज एंटी नेचुरल थिंग, अप्राकृतिक है। पढ़ना अप्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक घटना तो है प्रकृति के साथ जीना, अपने विचारों को ले जाना एक उच्च स्तर तक, अपनी तर्कशीलता को बढ़ाना। दुनिया के महानतम जो आविष्कार हुए वे सब दार्शनिक, बड़े बड़े दार्शनिकों ने किए। और दार्शनिक पढ़ता थोड़ी ना है। दार्शनिक कौन हुआ? वो जो आलसी है, जिसको पढ़ाई लिखाई काम मेहनत से कोई मतलब नहीं, आलसी है, दिन भर बैठा हुआ है, सोच रहा है पृथ्वी कहीं घूम रही है क्या, हो गया काम, आ गया गैलीलियो का कॉन्सेप्ट। दार्शनिक मेहनती नहीं होता। तो अगर आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप ईंटें ढोइए, बालू मिट्टी सानिए, सब्जी बेचिए। पढ़ाई में मेहनत है ही नहीं, पढ़ाई तो आनंद है। हल्का हल्का गुलाम अली का गजल लगा दो और बस पढ़ते चले जाओ, मजा लेते जाओ, बहुत मजा आता है। खैर, छेड़ा मत करिए आप लोग। अरे हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, बहुत हालत खराब। वैसे भी हम यूथ नहीं रह गए बेटा, 50 के आसपास हो गए हैं। आ जाते हैं ऊपर इस टॉपिक पर। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसके पास ये, अरे भाई शादी में जाना है, लगातार फोन आ रहा है। किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध साक्ष्य न दिए जाने का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 का 3 देता है। अब इसकी चर्चा यहां पे इसलिए हो रही है क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं बीएसए के 23 में। हमने आप लोगों को एक बात बताई
कि पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति यानी कन्फेशन स्वीकार्य नहीं है, लेकिन मैजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति स्वीकार्य होगी यदि वह संस्वीकृति धारा 164 सीआरपीसी और बीएनएसएस की धारा 183 के आधारों पर वॉलंटरली है, स्वतंत्र सहमति से है, स्वैच्छिक है, तो वो संस्वीकृति स्वीकार कर ली जाएगी। एक बात तो आप समझ गए। लेकिन पुलिस के समक्ष भी, अरे यार ये लोग नहीं आएंगे शादी में, दिमाग खराब करोगे तो। हमारी भतीजी की शादी है, फोन आ रहा है, बताइए क्या करेंगे? जल्दी जाकर, जल्दी जाएंगे। हाँ भैया प्रणाम, चाचा चाची मामा मामी दादा दादी, खाली एक तो पैर मैं छूता नहीं किसी का, ना मैं किसी से अपना पैर छुलवाता हूँ। दूसरा, मुझे अब आप लोगों से क्या छुपाना, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, लेकिन ब्राह्मण होने का कोई गर्व मुझे नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं सभी को ब्राह्मण समझता हूँ जो भी ब्रह्म के तत्व को स्वीकार करता है। और ब्रह्म यह कहता है, ब्रह्म का जो सार है वो यह है कि सभी व्यक्ति समान हैं। तो हम जाएंगे तो वहाँ पर मतलब एकदम टिपिकल टाइप पंडित जी लोग हैं, और कोई संस्कृत बोल रहा है तो कोई वेद की बात करता है, मतलब वो बड़ा अजीब सा अनकंफर्ट फील होता है, अवैज्ञानिकता की बात होती है। देखिए एक बात मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि धार्मिकता और वैज्ञानिकता, साइंस और रिलीजन एंटीथेसिस है, एक दूसरे के विरोधी हैं। जहां धर्म प्रधान होगा वहां विज्ञान का सत्यानाश होना ही होना है, और बिना विज्ञान के आज के दौर में आप नहीं चल सकते। आप हमारे साथ बात कर रहे हैं ना, धर्म से नहीं कर रहे हैं, विज्ञान के कारण बात कर रहे हैं। और जो वर्तमान की जो धार्मिकता है वो तो और भी मूर्खता से भरी हुई है। वास्तविक धार्मिकता का अर्थ होता है आध्यात्मिकता का उच्च स्तर, वहां तक कोई जाने वाला नहीं है। फोन पे फोन आया जा रहा है। अभी लोगों को पता है कि कन्फेशन क्या होता है, जाके पूछ लेंगे कि कन्फेशन क्या होता है, बता पाएंगे नहीं, बकैती करेंगे, वो भगवान के सामने स्वीकार कर लेना। हाँ, तो बता रहे थे कि पुलिस के सामने का कन्फेशन स्वीकार नहीं है। स्वीकार नहीं है। लेकिन यदि पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दिया गया, जो कथन किया गया, बहुत ध्यान से समझना, जो स्टेटमेंट यानी जो कथन किया गया पुलिस के समक्ष, उस कथन का एक भाग संस्वीकृति है, तो वो मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस के समक्ष है, मान्य नहीं है, वो पुलिस के समक्ष है। लेकिन यदि उसी कथन से कोई तथ्य की खोज होती है, तथ्य की खोज, अगर कोई डिस्कवरी होती है जो विवादक तथ्य की अपराध अभियुक्त ने किया, या नहीं, को प्रकट करती है, तो सुसंगत है। That's mean where there is some statement discover a fact related to the fact in issue, और fact in issue क्या है कि whether a crime committed by accused or not। accused के स्टेटमेंट से ये एक फैक्ट डिस्कवर हो रहा है कि यस, अपराध अभियुक्त की संलिप्तता है अपराध में।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब ये समझ में आ रहा है कि अभियुक्त उसमें शामिल है। अब चले आइए आप लोग लॉर्ड एटकिन की वही बात जो मैंने कहा था कि बार बार क्लास में उठेगी। लॉर्ड एटकिन की वो बात जो उन्होंने पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परस के केस में कहा कि संस्वीकृति की परिभाषा क्या है। संस्वीकृति या तो यह है कि अपराध की स्वीकृति, या कम से कम इतना साबित हो कि अपराध गठित हुआ। अपराध गठित हुआ मतलब अभियुक्त के द्वारा गठित हुआ। अब पुलिस के सामने मैंने कहा कि मैंने एक्स को गोली मारी, मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, लेकिन वो बंदूक मैंने फलाने कुएं में फेंक दिया है या फलानी जगह छुपा दिया है। वहां गए, पुलिस उस कथन को ली और गई, बंदूक निकाली और फिंगरप्रिंट उस पर मेरा मिल गया। तो लॉर्ड एटकिन की वो बात पकला नारायण में कि कम से कम इतना साबित हो जाए कि अपराध गठित हुआ। और गठित किसकी वजह से हुआ? तुमको कैसे पता? हाउ कैन यू नो कि वो बंदूक कहां थी? यही बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात, किस केस में कही गई? आप आ जाइए, अथप्पा गुंडन के केस में कही गई। अथप्पा गुंडन वर्सेस एम्परर 1937 में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि किसी अपराध की जानकारी अभियुक्त को कैसे हो गई, यदि डिस्कवर ये कर दे रहा है। अगर अभियुक्त का कथन ये तथ्य की खोज कर दे रहा है, इस बात को डिस्कवर कर रहा है कि अपराध कैसे, कहां, क्यों, किनके द्वारा, किन साधनों से हुआ, आपको कैसे पता? आपको ऐसे पता क्योंकि आप उसमें शामिल थे। ठीक है, थप्पा गुंडन में इतना लंबा चौड़ा बात कहीं लिखा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप समझिए, क्योंकि थप्पा गुंडन केवल इतनी बात तो कह ही रहा है ना कि अभियुक्त को अपराध की जानकारी कैसे हुई। अपराध की जानकारी का मतलब वो नहीं कि पेपर में पढ़ लिए या एफआईआर हो गया ना, या बॉडी मिल गई कहीं, या कहीं तोड़फोड़ हो गई। अपराध की जानकारी का मतलब आपको अपराध के बारे में इतनी जानकारी कैसे हो गई, अपराध कैसे हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, किन साधनों से किया। These all are make a unbreakable transaction. That's mean a circumstance. Entire notice or knowledge regarding the entire circumstance behind the scene. अपराध के पीछे के समस्त परिस्थितियों की जानकारी महोदय आपको कैसे हो गई? हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे, आपको नहीं फंसाएंगे कि आपने अपराध किया, क्योंकि पुलिस के सामने की गवाही है, माने नहीं होगी। लेकिन उसके बाद की कहानी जो आप बता रहे हैं, उससे आप कैसे बच जाएंगे? उससे आप नहीं बचेंगे। यही बात किस केस में बोली गई है? अथप्पा गुंडन में। इसके पहले कि मैं पुल्लू कोरी, देवबंद और काठी कालू में आऊं, मैं आपको दिखा देता हूं सेक्शन 23। सेक्शन 23 No confession made to a police officer shall be proved against a person accused of any offense. पुलिस के समक्ष की गई गवाही अभियुक्त के द्वारा मान्य नहीं होगी। अब आगे, नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर। अगर वो पुलिस अभिरक्षा में है तो कन्फेशन तो नहीं लिया जाएगा, अनलेस अगर वो इमीडिएट प्रेजेंस में है मजिस्ट्रेट के, तब लिया जा सकता है, यानी मजिस्ट्रेट के सामने गवाही मान्य होगी। ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। असली बात जिस पर डिस्कस कर रहे थे वो क्या है, आ जाइए। परंतु प्रोवाइडेड
that when any fact is disposed to as discover in consequence of information received from a person accused of any information in the custody of police officer. Even he is in custody of police officer, वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है, लेकिन फिर भी अगर वो सूचना इस बात को डिस्कवर करती है, इस तथ्यों को डिस्पोज करती है, खोज को डिस्पोज करती है कि अपराध हुआ, या अपराध हुआ तो इस इंटरप्रिटेशन में बोल रहे हैं, एक खोज निकाल रही है, एक तथ्य को स्पष्ट कर रही है, तो उस कन्फेशनल पार्ट को छोड़कर बाकी बातें जो तथ्यों की खोज कर रहा है, विवादक तथ्य से संबंधित जो सूचनाएं दे रहा है, अगर वो सूचनाएं उसको फंसाती हैं तो उस आधार पे चला जाएगा अंदर, वो उस आधार पे वो चला जाएगा, दोष सिद्ध हो जाएगा उस आधार पे। वही बात उदाहरण स्वरूप जो मैंने बताया, क्या बताया मैंने कि भैया मैंने मारा एडमिट नहीं है, मैंने मारा इज नॉट एडमिटेड, पुलिस के सामने कह रहे हैं, इसलिए बंदूक फलाना जगह छुपाया, तो मैंने एक इंफॉर्मेशन दी जो किसी तथ्य की खोज कर रहा है, वो मान्य है। इसीलिए लास्ट की लाइन पे ध्यान देना, मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन, ये लास्ट की लाइन, सॉरी, वेदर इट इज अमाउंट ऑफ कन्फेशन, चाहे वो कन्फेशन के स्तर का हो या ना हो, यानी कन्फेशन मानो ना मानो, इस लाइन को डालने का मतलब समझना, बहुत गंभीर लाइन ये डाली गई है, मूर्खों ने नहीं बनाया है, इस दौर में बना होता तो सत्यानाश हो जाता। लॉर्ड मैकाले को कोई कितना भी गाली दे दे, अगर लॉर्ड मैकाले और तमाम इन अधिनियमों को बनाने वाले विद्वान लोग, स्टीफन और तमाम लोग अगर नहीं होते ना, तो इतनी परिष्कृत, इतनी बेहतरीन विधियां हमारे सामने शायद नहीं आती। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि अब जो नए एक्ट बनते हैं, जो नए विधियां बन रही हैं, उनको जब मैं पढ़ता हूं, एकदम नया कोई लॉ आता है तो कभी कभी पढ़ने का मन करता है, तो देखता हूं तो मुझे लगता है ये लोग पूरी बात बता ही नहीं पा रहे हैं, और मतलब साल भर में 10-10, 20-20 अमेंडमेंट करने पड़ जा रहे हैं, नहीं कर पाते हैं। ओवरऑल इस लाइन का मतलब समझो कि जो डिस्कवरी डिस्पोज हुई है किसी फैक्ट के बारे में, किसी तथ्य के बारे में, जो खोज निकल के आ रही है, वो एक इंफॉर्मेशन दे रही है कि कोई अपराध जो किया गया है उस संदर्भ में अभियुक्त के द्वारा एक स्टेटमेंट किया गया, भले ही वह कन्फेशनल हो या कन्फेशनल न हो। यानी कन्फेशनल अगर है भी वो बात, वो बोल रहा है कि हाँ मैंने मारा, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कवरी से हम बाकी चीजों को प्रूफ कर देंगे, और अगर कन्फेशनल नहीं है तो भी हम प्रूफ तो कर ही देंगे अगर कोई तथ्य की खोज निकल के आ रही है तो। ये बात इस धारा में बोली गई। केसेस पे आएंगे। हिंदी वाला बेयर मैंने डाउनलोड किया था लेकिन बहुत ब्लर था, इसलिए मैं इंग्लिश में दिखा रहा हूं, बहुत सरल है, दिक्कत नहीं होगा। पुल्लू कोरी कोटैया वर्सेस एम्परर। अब चूंकि उस समय तो मतलब 2023 के पहले तो एविडेंस एक्ट 1872 ही था, तो हम उसी की धाराओं के आधार पर बात करेंगे, लेकिन हम लोग चर्चा 23 की कर रहे हैं, ठीक है। पुल्लू कोरी कोटैया में इस बात को उठाया गया कि धारा 25, तो धारा 25 ये कह रहा है कि पुलिस के सामने की गवाही मान्य नहीं है, और धारा 26 कह रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए, पुराने अधिनियम का। तो फिर पुलिस के सामने की इस इंफॉर्मेशन को क्यों मान्य कर लिया गया? तो पुल्लू कोरी कोटैया में न्यायालय ने कहा कि भैया धारा 25 और धारा 26 का अपवाद धारा 27 है। अपवाद का मतलब क्या होता है बच्चों? कि किन परिस्थितियों में वही चीज लागू या गैर लागू हो जाएगी। तो अपवाद का सीधा सही उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि धारा 27 मानती है, 25 को डिनाई नहीं करती है। 26 ठीक है, मजिस्ट्रेट नहीं है वहां पर, खाली पुलिस है, तो 25 को डिनाई नहीं कर रही है। बाकी जो बातें वेदर अमाउंट टू कन्फेशनल और नॉट, उसको देख रही है
कि जो बात उसने अभियुक्त ने कही और उस बात से बात निकल के आई कि अपराध तो गठित हुआ। लॉर्ड एटकिन याद करो, पकला नारायण, अपराध तो गठित हुआ, तुमको कैसे पता? अथप्पा गुंडन। इसलिए धारा 27 अस्वीकार करने लायक नहीं है, पूरी तरह वैधानिक है। इसके बाद एक और केस आता है। इसके बाद केस आता है, पहले ये काठी कालू का केस पहले डिस्कस करेंगे, पहले काठी कालू डिस्कस करेंगे, ठीक है। काठी कालू में फिर चर्चा आती है इस बात की, आवाज आ रही है ना पूरी? हाँ, काठी कालू में चर्चा आ रही है। काठी कालू में बोला गया कि ठीक है, मान लिए सब बात ठीक है आपकी कि धारा 27 अवैध नहीं है, लेकिन आप एक बात बताइए कि जो पुलिस के सामने है, सामने संस्वीकृति कर रहे हैं, उसको आप नहीं मानते। कुछ लोग जो पुलिस के सामने कन्फेस कर रहे हैं उसको आप नहीं मानते क्योंकि 25 मना करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए जो पुलिस के सामने संस्वीकृति कर रहे हैं उसमें खोज के आधार पर उनको दोषी सिद्ध कर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहे हैं। दोनों ही लोग अभियुक्त हैं, दोनों का ही ट्रायल चल रहा है। वे लोग जो पुलिस के सामने कह रहे हैं उनको तो आप बात बचा दे रहे हैं, लेकिन वे लोग जिनकी बातों से कोई डिस्कवरी निकल के आ जा रही है, उसके कारण वो फंस जा रहे हैं, उनको आप फंसा दे रहे हैं, उनको दोषी सिद्ध कर रहे हैं। तो आप व्यक्तियों में भेद कर रहे हैं, यानी कि आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहे हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ का वायलेशन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा हम कहां वायलेशन कर रहे हैं? धारा 25 में वे लोग जो संस्वीकृति कर रहे हैं उनको भी बचाव मिल रहा है, इसमें भी कन्फेशनल स्टेटमेंट को तो हम डिनाई कर ही रहे हैं। कन्फेशनल स्टेटमेंट को तो वी हैव ऑलरेडी डिनाइड। उसके अलावा जो बात कही जा रही है उसमें बहुत कुछ खुल के चला आ रहा है कि भैया ये आदमी इतना मासूम नहीं है। इसको कैसे पता कि बंदूक कहां रखा था? इसको कैसे पता कि अपराध में कौन कौन लोग शामिल थे? कहीं कॉन्स्पिरेटर तो नहीं था या अबेटर तो नहीं था? इसको कैसे पता कि उस घर में फलाने जगह पर सामान रखा हुआ है? कैसे पता? इस आधार पर आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। काठी कालू में कह दिया गया कि आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है और न 20(3) का वायलेशन है। काठी कालू में मूल रूप से 20(3) की चर्चा हुई थी, मैंने 14 के आधार पर आपको समझाने का प्रयास किया है। 20(3) का वायलेशन नहीं है। 20(3) का वायलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं। उसका स्टेटमेंट आ रहा है, स्टेटमेंट के आधार पर उसको हम दोष सिद्ध कर रहे हैं, स्टेटमेंट के आधार पर हम उसको कन्फेशन मान रहे हैं। डिस्कवरी के आधार पर हम डिस्कवरी के आधार पर कन्फेशन मान रहे हैं। हम कहां उसको बाध्य कर रहे हैं कि अपने विरुद्ध दो साक्ष्य, अपने विरुद्ध साक्ष्य देना बाध्य तो तब कहलाता कि यह बात बोलने के साथ यह भी माना जाता कि हां उसी ने अपराध किया, तो अपने विरुद्ध कहां हम उसको बाध्य कर रहे हैं। 20(3) का कोई वायलेशन नहीं किया जा रहा है, काठी कालू के केस में साफ कर दिया गया। और सेम थिंग डिस्क्राइब्ड वेरी क्रिस्टली इन अ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। केहर सिंह यहां पे कैसे आ गया भाई? देवमन उपाध्याय, सेम बात इस केस में भी कहा गया, ठीक है। और केहर सिंह में भी कमोबेश यही बात है, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये आप, लेकिन इन चारों केसेस को एक साथ एग्जाम में जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब आ जाते हैं आगे। हाँ, क्या क्वेश्चन है? देखिए, जजमेंट राइटिंग कब करनी चाहिए, एमसीक्यू कब सॉल्व करना चाहिए, मेंस राइटिंग कब करनी चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी कब करनी चाहिए,
मैं इंटरव्यू की तैयारी कब करनी चाहिए को छोड़कर जब जो मन करे कर लो। अगर तुम्हारा मन जजमेंट राइटिंग अभी से करने का है तो करो ना, उससे क्या फायदा होगा? एक चीज तो कंप्लीट हो रही है ना तुम्हारी, तुम्हारे खजाने में सिक्के गिर रहे हैं, एक गिर रहा है, दो गिर रहा है, एक दिन भर भी जाएगा। आज एक फैक्ट तुमको याद हो गया, आज समझ में आ गया, ये मत सोचो कि इतना पढ़ना है हमें तो कुछ आता ही नहीं। एक बात आई ना, 100 भी आएगी, 1000 भी आएगी, 10,000 भी आएगी। 2-4-5 हजार सेक्शन याद करने हैं, 2-4-5 हजार केसेस याद करने हैं, 40-50 किताबें पढ़नी है। क्या है, साल भर आप मेरे बारे में पता करिए, 1 से 1.5 साल के अंदर मैंने सिलेक्शन एक नहीं सैकड़ों को दिया है। वाराणसी लॉ एकेडमी नाम से मेरी संस्था थी बनारस में। जो बनारस के होंगे या जिनके बहुत अच्छे संबंध लॉ के फील्ड के लोगों के होंगे, उनसे वो पूछेगा, वो बता देंगे कि हु इज ए प्रवीण सर। और उसमें सिर्फ मैं यही कहता था, जब मन करे पढ़ लो। रात को 3 बजे उठ गए, नींद खुल गई, पढ़ लो, जब मन करे पढ़ लो। अब देखिए, वास्तव में मुझे बहुत, मतलब भतीजी की शादी है, लेकिन मेरा मन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मेरा मन पढ़ाने का कर रहा है, और मेरा मन हर समय पढ़ाने का करता रहता है, हर समय। सुबह का नाश्ता किया हूं केवल, उसके बाद से लगातार मैं घूम रहा था दिन भर, फिर जैसे ही आया तुरंत यहां चला आया। तो इसमें मेरी महानता नहीं है, इसमें क्या है ना, अंदर तड़प है कि यार चले क्लास ले लें। वो तड़प आपके अंदर होनी चाहिए। जजमेंट राइटिंग सीखना है तो सीखिए, लेकिन हां, जब तक आपके पास मेजर लॉ की जानकारी नहीं होगी तब तक आप उसमें चीजों को इन्वॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जो सबसे पहला स्टेज है वो लॉ की समझ डेवलप करना है, और हाउ टू रीड बेयर, बेयर कैसे पढ़ना है इस पर आना होगा। मैं एक वीडियो हाउ टू रीड बेयर पे भी बनाऊंगा भविष्य में। खैर, तो ये टॉपिक खत्म हो गया। और देखिए कहां पे गलती करते हैं आप लोग। अभी जो मुद्दा चल रहा है उस पर आपका दिमाग नहीं जा रहा, आपका दिमाग इस पे जा रहा है कि जजमेंट राइटिंग करना है। अरे ये पढ़ो ना यार, जो पढ़ा रहे हैं वो भी आ जाएगा, वो भी बताएंगे तुमको, टेंशन मत लो। टेंशन गया पेंशन लेने, अमिताभ बच्चन कितनी बार बोल चुका है। रिट्रैक्ट कन्फेशन, रिट्रैक्ट कन्फेशन का मतलब, एक बार कन्फेशन किए, संस्वीकृति किए, अपराध को स्वीकार किए और बाद में मुकर गए। भले मैजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 CRPC या सेक्शन 183 BNSS, दोनों बात एक ही कहता है, मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन। तो मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन किया हमने, क्या कन्फेशन किया? अपराध की स्वीकृति की। मैजिस्ट्रेट ने हमको वार्न किया, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैजिस्ट्रेट वार्न करेगा कि आप जो भी कन्फेशन करोगे आपके अगेंस्ट जाएगा, सोच समझ के करना भाई। आप फिर भी फ्री विली, एकदम वॉलंटरली आपने कहा सर मैं अपराध स्वीकार करता हूं, आपने अपराध स्वीकार कर लिया, बाद में मुकर गए। क्योंकि ये कौन सा स्टेज है? ये तो इन्वेस्टिगेशन का स्टेज है, प्री कॉग्निजेंस स्टेज है, मैंने बताया BNSS में, आप लोग पढ़िएगा। ये प्री कॉग्निजेंस स्टेज है, प्री कॉग्नाइजेंस स्टेज, दिस इज अ प्री कॉग्निजेंस स्टेज। अब इसके बाद जब पोस्ट कॉग्निजेंस में आएगा, यानी जब ट्रायल चलेगा, उस समय जाके मुकरेगा महाराज 313 CRPC के बयान में। बोले हम किए ही नहीं, क्या कर लीजिएगा? आप बोलेंगे सर मैजिस्ट्रेट के सामने बोला था, तो शपथ पे कहां था यार? भाई आपको पढ़ाया ना मैंने, भुवानी साहू वर्सेस एम्परर का केस, उसमें आपको बताया ना कि एक्यूज्ड इज नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस, अभियुक्त तो सक्षम साक्षी नहीं होता। कब होता है ये भी बताया है, वो जब आप मेरा एविडेंस का वीडियो देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। तो नहीं है वो सक्षम साक्षी, पहला वीडियो देखना उसमें मिल जाएगा। वो प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में बहुत बड़ा वीडियो है, उसमें कई पार्ट में मैंने किया हुआ है। तो मुकर गया, शपथ पे नहीं है वो। अब समस्या ये कि अगर वो मुकर गया
तो जो स्टेटमेंट, जो कन्फेशन उसने किया था, उसकी क्या वैल्यू रह गई? हिंदी में लिख देते हैं, मुकरे गए, संस्वीकृति, अरे गलत लिख रहा है भाई, संस्वीकृति की का 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 क्या मूल्य है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिट्रैक्ट कन्फेशन? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राम प्रकाश और स्टेट ऑफ पंजाब का जजमेंट है, और ये लगभग पहला जजमेंट है जिसमें बहुत विस्तृत रूप से बताया गया कि अगर अभियुक्त अपने बयान से मुकर जाए तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुकर जाओ बेटा बयान से तुम, लेकिन तुम्हारे उस बयान को हम पूरी तरह से छोड़ नहीं देंगे, डिवैल्यूएट नहीं कर देंगे, इमटेरियल वर्थलेस नहीं हो जाएगा। यदि तुम्हारा उस बयान को देखते हुए अदर कोरोबोरेटिव एविडेंसेस तुम्हारे बयान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारे उस बयान को मजिस्ट्रेट लेगा। बदल जाओ, शपथ पे थे, शपथ पे तो थे नहीं, तुम मुकर गए, लेकिन तुम्हारे उस रिट्रैक्ट कन्फेशन को हम डिवैल्यूएट नहीं करेंगे। दैट्स मीन रिट्रैक्ट कन्फेशन is not worthless, not valueless. रिट्रैक्ट कन्फेशन बेकार नहीं होता। बस करना क्या होता है, संपोषक साक्ष्य कोरोबोरेटिव एविडेंसेस से पुष्ट करना होता, संपोषक साक्ष्य से पुष्ट करना होगा। There must be cleared by the corroborative evidence. Just a minute. हारून हाजी अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में भी यही बात बताया गया, कोरोबोरेशन होना चाहिए। केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1986, ये केस भी पूछा हुआ है, ये केस भी पूछा हुआ है, पीछे वाले टॉपिक पे सारे केस पूछे हुए थे। केहर सिंह के केस में बोला कि लिया जा सकता है, रिट्रैक्ट कन्फेशन को भी लिया जा सकता है, और रिट्रैक्ट कन्फेशन के आधार पर दोषसिद्धि भी की जा सकती है, यदि वो रिट्रैक्ट कन्फेशन अदर कोरोबोरेटिव एविडेंसेस से प्रूव्ड हो जा रहा है, स्टैब्लिश हो रहा है। तो कल्याण चंद्र सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस राजेश रंजन एलियास पप्पू यादव एंड अदर 2005। ये वही पप्पू यादव है बिहार वाले जो खूब मोटे से हैं, उनका असली नाम जो है राजेश रंजन है। इस केस में न्यायालय ने कहा कि नो डाउट रिट्रैक्ट कन्फेशन इज वेरी वीक टाइप ऑफ एविडेंस, बहुत कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है, कमजोर है ही, और पहले को कह रहा था बाद में मुकर गया, लेकिन बेकार नहीं है, लिया जा सकता है। कब? जब संपोषक साक्ष्यों से पुष्ट हो जाए। तो अल्टीमेटली संपोषक साक्ष्यों से अगर पुष्ट हो रहा है तो रिट्रैक्ट कन्फेशन इज नॉट वर्थलेस। द नेक्स्ट टॉपिक, कन्फेशन बाय को एक्यूज्ड। देखिए, जब हम लोग सेक्शन 24 या 5 है नए वाले का, पुराने वाले का तो सेक्शन 30 है 1872 एविडेंस एक्ट का, तो को एक्यूज्ड के साक्ष्य की बात जब हम लोग करते हैं तो उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, तो एक अलग टॉपिक ही है पूरा, वही पहले वाले टॉपिक में ही, पहले वाले टॉपिक में जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में मैंने रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस और तमाम चीज़ों को बताते हुए उसमें वो भी बताया था, एक पॉइंट वो भी था, उसके टोटल 5 पॉइंट थे, वो आप लोग जरूर देखिएगा। बड़ा वीडियो, लोग हमसे कहते हैं सर इतना बड़ा वीडियो मत बनाया करिए, लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, ना देखें। एक बच्चा जो सच में पढ़ना चाहता है वो देखेगा ना पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा सब जज बनी जाएंगे, वही बनेगा जज, वही बनेगा प्रोफेसर, वही बनेगा सीबीआई एपीपी, वही बनेगा एपीओ, वही बनेगा ईडी में जाएगा,
कंपटीशन कमीशन में जाएगा, सीबीआई में जाएगा, और वही सबसे बेहतरीन वकील बनेगा जो सच में लॉ से प्यार करेगा और पूरा पढ़ेगा। वो जो आज की परंपरा चल रही है ना कि 1 घंटे में फलाना, 2 घंटे में फलाना, 3 घंटे में पूरा, एक मैडम है 18 घंटे सीआरपीसी पढ़ा, बीएनएसएस पढ़ा दिया, क्या मिला उसमें? एक केस पे डील नहीं कर रहे हो, कोरिलेशन नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो उस वीडियो को आप देखिएगा, लंबा वीडियो है लेकिन देखिएगा। कश्मीरा सिंह, इस मामले में एक आदमी रहता है, फूड इंस्पेक्टर रहता है, उसको करप्शन का चार्ज लगा के हटा दिया जाता है, और जो व्यक्ति चार्ज लगाया होता है उसके छोटे से मासूम बच्चे की वो हत्या करता है। और उस कश्मीरा सिंह के साथ एक और व्यक्ति, गुरुचरण मेरे हिसाब से उसका नाम था, उन दोनों को कन्विक्ट किया जाता है। दोनों के ऊपर ट्रायल चलता है, कन्विक्ट नहीं किया जाता, सॉरी, दोनों के ऊपर ट्रायल चलता है, और ट्रायल के दौरान गुरुवचन को सजा सुना दी जाती है, कश्मीरा को भी सुनाई जाती है। लेकिन कश्मीरा के मामले में एक बात निकल के आती है कि सह अभियुक्त के कथन पर, सह अभियुक्त के अपराध की स्वीकृति पर ऐसा क्या है कि आप फंसा देंगे, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि अभियुक्त सक्षम साक्षी नहीं है। अगर अभियुक्त सक्षम साक्षी नहीं है तो आप ले क्यों ले रहे हैं उसकी बात, इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं? अरे भाई सीधी सी बात है, सक्षम साक्षी जरूर नहीं है लेकिन वो कन्फेस कर रहा है, यानी खुद को फंसा तो रहा ही है, पहली बात। ऐसा तो है नहीं कि खुद को बचा रहा है, खुद को फंसा रहा है। और कोई भी व्यक्ति खुद को अगर फंसा रहा है तो एक प्रिज्यूम्शन तो जरूर बनता है सही कह रहा होगा। हम अभी भी, हम का मतलब न्यायालय, हम अभी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त तो सक्षम साक्षी नहीं है, लेकिन चूंकि वह अपने विरुद्ध भी साक्ष्य दे रहा है तो पूरी तरह से उसके साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, उसका साक्ष्य स्वीकार करते समय न्यायालय बहुत गंभीरता से उसकी स्क्रूटनी करेगा और संपोषक साक्ष्यों से उसको साबित देखेगा कि वो साबित हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। याद करिए, एविडेंस एक्ट पुराने वाले का 114 का इलस्ट्रेशन बी और नए वाले का 119 का इलस्ट्रेशन वही बी, उसमें लिखा हुआ है कि स अपराधी अविश्वसनीय है, उसका साक्ष्य लेने में बहुत ही सतर्कता बरतना है। इसलिए मैंने उसी वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि स अपराधी का जब साक्ष्य लिया जाता है तो न्यायालय को बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि विश्वसनीय तो नहीं है। उसको रूल ऑफ कॉशन, सतर्कता का नियम कहते हैं, और वो रूल ऑफ प्रिजम्पशन भी है, वो धारणा का नियम है कि है तो खतरनाक लेकिन सबसे ज़्यादा जानकारी भी तो उसी के पास है। और डगड़ू बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जस्टिस चंचूड़ ने भी यही बात तो कही कि भाई ठीक है, खतरनाक है, सब बात है, सब बात मानते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसकी बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सावधानी बरतनी जरूर होगी लेकिन पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करते, यानी कि कन्फेशन अगर कोई एक्यूज कर रहा है तो स्वीकार किया जा सकता है। परंतु संपुष्टि आवश्यक है, यानी संपोषक साक्ष्यों द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। स्टेट वर्सेस नलनी 19, ये वो है मैडम जो राजीव गांधी हत्याकांड की अभियुक्त हैं, ये जिनको प्रियंका गांधी ने बाद में बहुत लंबे समय तक वो जेल में रही तो प्रियंका गांधी ने उसे माफ़ करने की अर्जी दी, बोली कि वो पर्याप्त समय तक अंदर रह चुकी और महिला है, और मानवता ये कहता है कि क्षमा सबसे बड़ा दंड है, और बड़ा दिल करते हुए उसने उसको क्षमा कर दिया। इस मामले में भी इस बात को कहा गया। इसमें देखिए एक लाइन में मुझे अगर मिल जाती तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नलिनी में क्या कहा गया, उस लाइन को मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। हाँ,
न्यायालय ने इस तर्क को ठुकरा दिया कि संस्वीकृति मटेरियल एविडेंस नहीं है, यानी कि एकदम से बेकार नहीं है अगर वो को एक्यूज के द्वारा किया जा रहा है। तो एक अभियुक्त ने अपने कई सह अभियुक्तों के खिलाफ और अपने खिलाफ संस्वीकृति की। न्यायालय ने कहा कि ऐसी संस्वीकृतियों का साक्षिक मूल्य सिर्फ इसलिए कम नहीं हो गया कि वह सभी सह अभियुक्तों का नाम सही से नहीं बता पा रही थी। यानी न्यायालय ने घुमा फिरा कर देखिए कहा क्या, न्यायालय ने कहा कि एकदम से डिनाई करने लायक नहीं है, देखा जा सकता है, संपुष्टि आवश्यक है। द नेक्स्ट पॉइंट, एविडेंसरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन। इतना पढ़ने के बाद ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और संपुष्टि की जा सकती है तो संस्वीकृति के आधार पर भी दोष सिद्धि की जा सकती है। मैं पूरा लिख दूं बोल की, स्वतंत्र, निष्पक्ष व संपुष्टि के आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है। संकरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में यही बात कही गई और तमाम केसेस में कही गई, ऐसा नहीं कि खाली इसी में कही गई। आप लोग अपनी बुक में देखेंगे तो सैकड़ों केस आपको मिल जाएंगे। इतनी बातें हम लोगों की हो गई हैं कि मुझे लगता है कि मोटा मोटी संस्कृति आप लोग समझ गए होंगे। एक दो बार मैं रोज़ बोलता हूँ कि कम से कम हर वीडियो को 2 बार मिनिमम तो देखिए ही, अगर और बार देखेंगे 3 बार देखेंगे तो आपको एक एक लाइन याद हो जाने वाली है। और कोई सब्जेक्ट हो। अच्छा, मैं एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारे बच्चे, मतलब आज तो कल से लेकर आज तक में बहुत सारे बच्चों का पर्सनल मैसेज भी आया कि सर आप क्लास कब शुरू कर रहे हैं। हम यूपी और बिहार एपीओ की रेगुलर क्लास 15 तारीख से शुरू कर रहे हैं, 15 दिसंबर से। उसी में हम पीसीएस ए की क्लास भी शुरू कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट तो वही हैं आपके, उसकी भी क्लास हम शुरू करेंगे। अगर माइनर एक्ट को हटा दें तो पीसीएस ए में भी वही सारे मेजर सब्जेक्ट आने वाले हैं। हाँ, लेकिन उसके पहले चूँकि अभी हम एकदम नए नए आए हैं आप लोगों के बीच में, तो उसके पहले कम से कम हर सब्जेक्ट का 10-10 डेमो चला जाए, ये मेरा एक प्लान है कि, और अलग अलग पार्ट से कहीं से भी उठा के, तो बच्चा अगर देखेगा तो उसको एक क्रेडिबिलिटी फील होगी कि नहीं भाई सर ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, काम आ सकते हैं सर। तो इसलिए थोड़ा समय लगेगा 15 तारीख तक, और इसीलिए मैंने आज एविडेंस भी उठा लिया कि कम से कम एविडेंस के भी मैं 8-10 वीडियो डाल दूं, बीएनएसएस के भी डाल दूं, बीएनएस के भी डाल दूं, सीपीसी भी डाल दूं, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, टीपीए, फैमिली लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस सब डालूं। कोई सब्जेक्ट आपका रुकेगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। बशर्ते एक उम्मीद है आपसे कि आप वीडियो पूरा देखें और उसको एक शॉर्ट नोट बनाएं। मेंस राइटिंग की भी कोशिश करें, रोज एक मेंस राइटिंग और 100 एमसीक्यू रोज सॉल्व करें। मेरी बात एक बच्चे तक जाए, चाहे 1000 बच्चे तक जाए, चाहे 10,000 बच्चों तक जाए, जिसके पास भी जा रही है वो प्लीज़ इसको फॉलो करे। इसी पैटर्न से जब आप पढ़ेंगे, रोज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, रोज करेंट अफेयर पढ़ेंगे, रोज जीएस पढ़ेंगे, रोज 1-2 क्वेश्चन मेंस राइटिंग करेंगे, और रोज कम से कम 2 घंटे बाहर निकल के बम्पर मस्ती करेंगे दोस्तों के साथ, तब आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं। कल भी मैं एविडेंस करूंगा, फिर मैं बीएनएसएस करूंगा, फिर मैं सीपीसी के भी कुछ क्लासेस, मतलब कि 14 तारीख तक में मैं आप लोगों को बिहार और यूपी से संबंधित विषयों पर लगातार एक, कहते हैं ना, भड़काना, अंदर से आग पैदा करना, वो प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।